नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है वैसे वैसे जो यात्रियों की रफ्तार है उसमें कमी आती जा रही है। जब कपाट खुले थे उस समय 18,000 से 25,000 के आसपास प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी और अब इस समय ये रफ्तार जो है वो कम हो गई है। और जैसे जैसे बरसात और आगे बढ़ेगी, मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा तो जो भीड़ है उसमें और कमी आएगी। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, जो यात्री अभी आने वाले हैं बरसात में आए या ना आए, पूरी जो ये स्टोरी है इसी पर केंद्रित है कि बरसात में यात्रा कैसे करें और अगर करें तो क्या एहतियातन बरतें। मंदिर प्रांगण से जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर तो पहले ही रेन शेल्टर लग गए थे, प्री फैब्रिकेटेड जो रेन शेल्टर दिख रहे पीछे। मंदिर का जो मुख्य गेट है वहाँ पर यात्री बहुत ज़्यादा दिखते थे और वहाँ पर हमेशा यात्री खड़े रहते थे, तो उनके लिए भी रेन शेल्टर लग गया। यानी जो दिक्कतें थी वो प्रशासन ने पॉइंट आउट किया, लगातार रूरल टेल्स भी इस पर संज्ञान ले रहा था, बता रहा था प्रशासन को कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब वो जो रेन शेल्टर हैं वो लग गए। दूसरी बात, जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है यात्रियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज हो रही है और अब लगभग 10 से 12,000 यात्री प्रतिदिन केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। मौसम हर दिन खराब हो रहा है। पहले 2 बजे 12 बजे के बाद बारिश होती थी, लेकिन अब बारिश का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब शाम को, सुबह, रात कभी भी बारिश हो जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि यात्रियों को, अगर कोई सुबह चल रहा है गौरीकुंड से तो सुबह बारिश हो रही है, कोई रात को चल रहे हैं वापस नीचे गौरीकुंड दर्शन करने के बाद तो उनको भी बारिश मिल रही है। दूसरी, जो युवा हैं और जो चाहते हैं कि मंदिर में आराम से दर्शन करें, जल चढ़ाएं, घी का लेप करें, जो ज्योतिर्लिंग है गर्भगृह में, उनके लिए बरसात, सावन का महीना जो है वो सबसे उपयुक्त है। इस महीने में यात्रियों की संख्या बिल्कुल डाउन आ जाएगी, तो आपको सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी, जो कमरों के रेट हैं वो भी डाउन आ जाएंगे। टेंट में भी जो है अब धीरे धीरे यहाँ से जो टेंट लगाए थे लोगों ने वापस लेके दूसरे स्थानों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको बारिश वर्षा ऋतु में केदार घाटी को देखना है, समझना है, तो आप वर्षा ऋतु में आइए, आपका स्वागत है और दर्शन आराम से करिए। हाँ, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, 60 साल 70 साल 80 साल के हैं। हम लोगों की उचित व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। लगनी चाहिए, घुटनों का दर्द बहुत होता है, तो बुजुर्गों के लिए अलग सी लाइन होनी चाहिए। 50+ के ऊपर सबकी अलग लाइन होनी चाहिए। लाइन में आप लोग कितना समय हो गया लगे? 2-3 घंटा हो गया। 9 बजे के निकले, आज पहुँच रहे हम लोग 9 बजे निकले थे, अभी 11 साढ़े 11 हो गया। केदारनाथ धाम में जब भी कोई श्रद्धालु या सैलानी किसी राज्य में जाता है तो वो वहाँ की उस बहुत खूबसूरत जो सोवेनियर होती है उसको लेके आता है। हम विदेश जाते हैं, हम राजस्थान, केरल या साउथ में कहीं भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो हम अपने घरों में या अपने जो घर में मंदिर है वहाँ पर रख सकें। पिछले 4 सालों से पूरे भारत में केदारनाथ धाम का ये जो सुंदर मंदिर है वो धूम मचा रहा है। ये मंदिर बनता कैसे है और कहाँ बन रहा है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ, ताकि आप लोगों को मालूम हो जब आप केदारनाथ जाएं। देहरादून में उत्तरांचल टूरिज्म एक फर्म है जिसको बना रही है पिछले 4 सालों से, और हर दिन करीब 500 मंदिर इस तरीके से बनाए जाते हैं। उनके पास 10-12 मजदूर हैं। अब ये लकड़ी यहाँ की नहीं है, लकड़ी विदेश से आ रही है। मशीनों के जो सांचे हैं उसमें इसको पहले लकड़ियों को ढाला जाता है। जैसे ये इसका एक सांचा, एक पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट इसका बेस है नीचे का, और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये जो
सभा मंडप है, ये गर्भगृह है। तो ये अलग अलग पार्टों को उसके बाद जो कारीगर हैं वो असेंबल करते हैं, और एक दिन में जो कारीगर हैं वो करीब 500 इस तरीके की मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं। केदारनाथ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की भी मूर्तियां बन रही हैं। इसके अलावा जो काली मठ है, कार्तिक स्वामी है, गोपेश्वर मंदिर है, ये जो हमारे और भी प्राचीन और सिद्धपीठ और धार्मिक स्थल हैं, उनके भी मंदिर इस तरह सोविनियर बन रहे हैं। तो जब भी आप केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ या चार धाम यात्रा पर आएँ तो इन सोविनियर को अपने साथ जरूर लेके जाएं। भूमि उत्तराखंड की जो ये निशानी है, इस समय मंदिर जो बनाया गया है, इसको यात्री मैंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में अपने घर ले जा रहे हैं और अपने घरों में रख रहे हैं। ये मैंने बहुत ही अच्छी बात है उत्तरांचल पर्यटन के लिए। हर व्यक्ति आ रहा है और 100 में से 80 व्यक्ति इस मंदिर को अपने घर ले जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है उत्तराखंड पर्यटन के लिए, जिससे पर्यटन को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। धीरे धीरे बरसात के समय में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होगी, लेकिन सरकार की तरह इतनी अच्छी रोडें बनाई गई हैं, तो हमारे श्रद्धालुओं से विनती है, सावन के महीने में जो भोले के भक्त आते हैं, जिनको कि कांवड़ नाम दिया जाता है, उनसे ज़्यादा यही हमारे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भगवान शंकर का सावन के महीने में अभिषेक करें और केदारनाथ के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित करें। तो अभी पर्यटन विभाग के सहयोग से अभी 2 मशीनें हमें प्राप्त हुई हैं और फॉर फ्यूचर में हमें यहाँ पे इसकी जस्ट मशीनों की संख्या दोगुनी या ट्रिपल करने वाले हैं। और मशीनों का ये है कि जितने भी तीर्थयात्री सोनप्रयाग से आते हैं तो यहाँ पे मसाज कराते हैं और उन्हें काफ़ी वो रिलीफ मिलता है और काफ़ी उनका जो पूरी थकावट है ये लगभग 10 मिनट में पूरी गायब हो जाती है। जो इसके रेट हैं वो 10 मिनट में 150 रुपये का, 20 मिनट का 250 रुपया है। इस हिसाब से हम इसका रेट चार्ज करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा हैंडलूम का भी कुछ कार्यक्रम है, उन्नति स्वायत्त सहकारिता कुटमा की ओर से, यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जूट के सामान है और भीमल का सामान है, लोकल ऊन के सामान है, दोखे हैं, मफलर है, वास्कट है, कोट पट्टियाँ हैं और ये ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं और जुरापें हैं। ये सारे ऊन के हम वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, ये जो समूह की महिलाएं वो वहाँ पे बनाती हैं और यहाँ पे केदारनाथ में इसका सेल होता है। मशीन कैसे काम करती है? मशीन ऐसा है कि मशीन एक तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और इसमें अलग अलग पूरा सिस्टम है कि आपके गर्दन से लेकर पाँव तक पूरा एक्यूप्रेशर और उसके साथ काम करती है वो। तो और इसका जो प्राइस है वो 1,90,000 का मशीन है और यहाँ के ट्रांसपोर्ट लगा के लगभग 2 से 230 के एवरेज हमें एक मशीन यहाँ पे पड़ी है और अभी बहुत ही अच्छा काम करी है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका है। साथियों, उत्तराखंड को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ की जो बोली, भाषा, पहनावा, खान पान है उसको समझें। जो मैंने पहना है इसको दोखा कहते हैं और एक तरीके से कहें तो ये रुद्रप्रयाग की पहचान है। ये इतना मल्टीपल यूज इसका होता है कि आप इसको पहन सकते हैं। आप बारिश में भीग रहे हैं, दोखा इसके अंदर पानी नहीं जाने देगा। तो यहाँ के जितने भेड़ बकरी पालक हैं वो इसी दोखा को पहनते हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो कई जो यहाँ के लोकल युवा हैं वो इसी दोखा को पहन के रहते हैं। तो अगर मौका लगे तो आप जो सहकारिता नवकिरण स्वायत्त सहकारिता कोटमा की तरफ से कालीमठ घाटी, रांसी, यहाँ अलग अलग गाँव के लोग बनाते हैं, लेकिन आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। लेकिन जब आप केदारनाथ में आएंगे तो आपको दोखा मिलेगा और जब भी आप पहाड़ों में आएँ इस दोखे को पहनने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है। ये दोखा ज़रूर पहने। ये आपको ठंड से बचाएगा, बारिश से बचाएगा, बर्फ़ से बचाएगा, जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी वो इसको बचाएगा। इसकी कीमत 1000 रुपये है। जो मैंने यहाँ स्थानीय जो सहकारिता समिति संचालित कर रहे हैं उनसे पूछा। ये वैसे अगर आप गांव में जाएंगे तो ये और कॉस्टली पड़ता है क्योंकि ये बहुत फाइन बनाया गया है और इसकी मोटाई भी ज़्यादा नहीं है। तो आप रांसी जाएंगे, अगर आप चौमासी जाएंगे, कालीमठ, तो वहाँ ये 2000 से स्टार्ट होता है। हमारी यूनिट है वहाँ पे। जब भी आप यहाँ आएँ तो कोशिश करेंगे ये दोखा ज़रूर लेके जाए यहाँ से। एक अलग पहचान है इस केदार घाटी की। केदारनाथ में 5 प्रमुख नदियाँ और उसके अलावा कई छोटी छोटी जलधाराएँ हैं और हर जगह जो बुग्याल है उसको ये पानी जो है इस तरीके से काट रहा है। जब बरसात होती है तो बरसात में पानी जो नदियाँ हैं और जो छोटी जलधारा है उनमें भी काफ़ी पानी आ जाता है और इसके वजह से जो बुग्याल है उसको डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। 13 में बहुत ज़्यादा था, भैरव मंदिर की तरफ बहुत ज़्यादा कटाव भूमि का हो गया है।
बड़ी नदियाँ तो नुकसान कर ही रही हैं, लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। बारिश कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो इस तरीके से बुग्यालों को नुकसान होता रहता है और नेचर खुद अपने आप इसको ठीक भी कर देती है। जैसे यहाँ पर है, आने वाले समय में हो सकता है ये जलधारा दूसरी तरफ मुड़ जाए, तो यहाँ पर अपने आप ही बुग्याल का जो स्ट्रक्चर है, जो फूल है, वो बनने शुरू हो जाएंगे। दरअसल बुग्याल एक परिभाषा में आपको बताऊं तो बुग्याल उसे कहते हैं जहां ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। तो हिमालय में जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहां पर छोटी झाड़ियां और रंग बिरंगे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, इसी को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल की जो एवरेज हाइट है वो 10,000 फीट है, यानी 3,000 मीटर से ऊपर जो भी इलाके हैं उसको हम बुग्याल कहते हैं। तो जब आज से 100 साल या 150 साल पहले यात्रा होती थी तो ये पूरे बुग्याल में स्थानीय जो जैसे गौरीकुंड गांव है या फिर फाटा है या ऊखीमठ है, गुप्तकाशी है, काली मठ है, चौमासी है, यहाँ के लोगों की यहाँ पर छानियाँ हुआ करती थी। मवेशी थे, जैसे भैंस है, गाय हैं या फिर भेड़ बकरियाँ हैं, और उन्हीं में यात्रियों को ठहराया भी जाता था। तो बुग्याल और बाकी यहाँ स्ट्रक्चर कुछ नहीं था, मतलब ये जो पूरी केदारपुरी है यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और जो भी थे बुग्यालों के आसपास छानियाँ होती थी, उन्हीं के जो जजमान होते थे यानी यात्री होते थे वो यहाँ आते थे और फिर उनको दर्शन कराया जाता था। आज जो है वो केदारपुरी का नक्शा ही बदल गया है और ये और भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी जो नेचर है उसमें मानव बहुत तेज़ी से दखलंदाजी कर रहा है, जो बुग्यालों के लिए तो हानिकारक है। अगर आप मेरी राय पूछें तो केदारनाथ धाम में सबसे अच्छा जो मौसम है वो है जुलाई और अगस्त। क्यों गए ना आप? वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको असली खूबसूरती पहाड़ों की देखनी है, रंग बिरंगे फूलों को एहसास करना है, झरने और उनकी तमाम जो बादलों का मूवमेंट है, ये सब देखना है, तो बरसात सबसे अच्छा मौसम है। क्योंकि ये जो समय है उस समय नेचर अपने पीक पर होती है। सितंबर के महीने में फूल कम हो जाते हैं, अक्टूबर में तो बिल्कुल एक तरीके से ना के बराबर हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, केदारपुरी में हर 15 से 20 दिन में फूलों का रंग बदलना शुरू हो जाता है, नए फूल आने शुरू हो जाते हैं, पुराने फूल ख़त्म हो जाते हैं। तो केदार घाटी केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि एक फूलों की बगिया भी है, फूलों की घाटी भी है। क्योंकि यहीं से आप वासुकी ताल जो ब्रह्म कमल जहाँ से मिलता है वहाँ जा सकते हैं। और इसीलिए बाबा भोलेनाथ को भी शायद ये जगह अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है और इसका जो जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्लेशियर यहाँ बहुत नज़दीक है, सामने हिमालय दिखता है, उसकी चोटियाँ दिखती हैं, फूल है, 5 नदियाँ हैं, और इन सब को मिलाकर ये पूरी केदार वैली बनती है, जो लगभग रामबाड़ा से ऊपर करीब 67 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका कुछ हिस्सा जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और कुछ हिस्सा इसका रेवेन्यू में और कुछ हिस्सा इसका जो फॉरेस्ट है उसमें आता है। तो वाकई में एक अद्भुत जगह है ये। और जुलाई में अगर आप आते हैं थोड़ी तैयारी के साथ आना है। यूथ, ख़ास तौर पे जो यूथ है उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो जुलाई सबसे अच्छा समय है, जुलाई और अगस्त। और इस समय दर्शन भी आपको आराम से होंगे, भीड़ ज़्यादा भी नहीं होती इस समय। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो एक तरीके से कहें तो भगवान के जितने रूप हैं, तमाम देवी देवताओं के, वो भी प्रकृति से उनकी बाउंडिंग है, वो जुड़े हुए हैं। चाहे हम केदारनाथ धाम की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ धाम की बात करें। और शायद हमारे देवी देवताओं ने इसीलिए ऐसे दिव्य स्थान चुने होंगे क्योंकि इस स्थान की महत्ता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पूरे भारत में स्थित हैं। हिमालय में बहुत सारी जगह भगवान भोलेनाथ तपस्या करते हैं, उनकी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन केदारनाथ धाम का महत्व, इस स्थान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रकृति ही इतनी खूबसूरत है। तो मानसून आपका इंतज़ार कर रहा है। बारिश के समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है और फिर आ जाना है 11वें ज्योतिर्लिंग के इस दिव्य धाम में। ये स्टोरी जो जानकारी से भरपूर है, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आगे अनकही जो कहानियाँ हैं केदारनाथ धाम की,
वो जारी रहेंगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।